ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 13 है और इसके पहले के पार्ट को आप ज़रूर देखें। वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन को मैंने आपको बताया है और अब कुछ एक्टिविटी यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है जो कि उतना सिग्निफिकेंस का नहीं है। इसे समझने के लिए आप कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि यह क्या हो रहा है। तो जैसे कि एक आपको बॉल लेना है और उसमें क्या करना है, कॉइन डाल देना है। कॉइन को आपको इस प्रकार से रखना है या एडजस्ट करना है कि आप जहाँ भी हो वहाँ से आपको कॉइन ना दिखे, इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, किसी को बोलना है कि इसमें पानी डाल दो, तो जब पानी डालेगा तो धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा और कुछ देर बाद देखेंगे कि ये कॉइन आपको विजिबल होने शुरू हो गया है। पहले आपको यह नहीं दिख रहा था लेकिन अब आपको यह दिखना शुरू हो गया है। तो यह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण इसका पोजीशन बदल गया और इसका पोजीशन जब बदला तो आपको आंख से विजिबल हो गया। ठीक यही प्रकार का फिनोमेना हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सन, ये अर्थ है, तो किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये जो सन है वह पहले ही हम लोगों को ऊपर नज़र आने लगता है। मतलब सूर्योदय हुआ नहीं है और हम लोगों को सन अपीयर होने लगता है। तो ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसको पहले ही यहाँ एक्टिविटी में दिखाया गया है, लेकिन हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, कैसे सूर्योदय के पहले ही सन हमें दिखना शुरू हो जाता है, या फिर यह भी देखें कि कैसे सूर्यास्त हो जाता है फिर भी सन हमको दिखता ही रहता है। तो ये दोनों बात हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, या फिर बोले कि आगे के टॉपिक्स में। द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर into the ball. The coin appears slightly raised above its actual position due to refraction of light. तो यहाँ भी आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कॉइन ऊपर की ओर दिखना शुरू हो जाता है, या बोलेंगे अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हट जाता है, जिसके कारण जो कॉइन आपको नहीं दिख रहा था वह कॉइन आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग देखें कि सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन सूर्य हम लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ एक और एक्टिविटी आप देख सकते हैं, इसको आप स्वयं से ही कर लें, कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पर आपको एक इंक से एक लाइन खींचना है और इस पर ग्लास स्लैब को अलग अलग डायरेक्शन में रख के इसको देखना है। एक डायरेक्शन आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपने इंक का लाइन खींच दिया, फिर आपको इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखना है, इसको एक नॉर्मल मानते हुए। फिर आपको ऊपर से देखना है कि या ये कुछ पोजीशन इसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रयोग को कर सकते हैं, एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इन एक्टिविटी से एग्जाम में प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, ये आपके समझने के लिए है। केमिस्ट्री वगैरह में जो एक्टिविटी होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बायो में पूछे जाते हैं, फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो बार बार मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से कोई खास प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास स्लैब। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब लेट अस डू एन एक्टिविटी। तो हम लोग को फिर से एक एक्टिविटी करने को कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो इस एक्टिविटी को एक्चुअली में आपको एक स्कूल में करना होगा, तभी आप इसको अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसे आप कर सकते हैं। यदि आप घर पे करना चाहें तो आप कोशिश करें इसको समझने का। तो देखिए क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर शीट लेना है और उस पर एक ग्लास स्लैब को आपको रख देना है। इस प्रकार से आपने ग्लास स्लैब को रख दिया और इसको फिर ABCD आप इसको लिख सकते हैं, A है, B है, C है, D है, इस प्रकार से। और ग्लास स्लैब को यहीं रखना है आपको, ग्लास स्लैब को हटाना नहीं है। अब क्या करना है, आपको 2 पिन लेना है। पहले तो आपको 4 पिन ले लेना है, उसमें से 2 का यूज़ करना है और इसको E और F आप समझ सकते हैं। तो 2 पिन आप यहाँ पर लगा दें सीधी रेखा में, इस प्रकार से 2 पिन लगा दें। एक E मान लीजिए और दूसरा क्या है, F, इस प्रकार से। और आपको करना क्या है, यहाँ से आपको देखना है इसको नीचे से, स्लैब के नीचे से, ध्यान से समझिए, इस स्लैब के नीचे से इस पिन को देखना है और पिन को देखते हुए आपको 2 और पिन को यहाँ लगाना है। और लगाना इस प्रकार से है कि ये जो 2 पिन है इससे छुप जाए। इस प्रकार से आप इस 2 पिन को लगाएंगे कि ये जो
ये जो पिन दिख रहा है वो क्या हो जाए, इससे छुप जाए। फिर इसके बाद एक और पिन लगाइए इस प्रकार से कि सब एक दूसरे से छुप जाएं। मतलब आपको यही ध्यान देख के लगाना है। तो हो सकता है आप नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन स्कूल में आप इसे टीचर के सहयोग से ज़रूर कर सकते हैं। तो या फिर इस प्रकार से कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, यहाँ से आपको देख के ये करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इस प्रकार से ये तो स्ट्रेट लाइन आपने सोचा कि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब आप इसको स्लैब को हटा के और इसको फिर लाइन खींचेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, एक वाइट पेपर शीट था, उसमें एक स्लैब हम लोगों ने रख दिया। स्लैब को रखने के बाद ई और एफ दो पिन हम लोगों ने लगाए, पेपर पिन जो आता है। और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने देखना शुरू किया, और देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, पिन जी को लगाएंगे जो कि इसको छुपा ले। फिर उसके बाद एच को लगाएंगे जो इसको भी छुपा ले और इसको भी छुपा ले। उसके बाद इस स्लैब को हटाएंगे और ओ डैश को हम लोग मिलाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपने देखा क्या, आपने एक सीधी लाइन देखी, सीधी रेखा देखी, लेकिन जब आप इसको लाइन को मिलाएंगे तो ये टेढ़ा आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लाइट रेस था वो आपके आंखों तक पहुंच रहा था, वह मुड़ के पहुंच रहा था, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये टेढ़ा रेखा हो जा रहा है, यानी कि ये बेंड करते हुए आपके आंखों तक पहुंचा। लेकिन जब आप इसको फिर से स्लैब रखेंगे और नीचे से देखेंगे तो ये सीधी रेखा आपको दिखेगी। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो यह एक्टिविटी क्या शो करता है? यह एक्टिविटी शो करता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो ये बेंड कर जा रहा है, सीधी रेखा में नहीं गमन कर रहा है। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट द लाइट रे हैज चेंज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश। ओ पर और ओ डैश पर ये क्या कर रहा है? अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। लाइट रेज अपना क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। Note that both the points O and O dash lie on surface separating two transparent medium. Draw a perpendicular n dash, और आपको यहाँ एक perpendicular ड्रा करना है to O and another perpendicular आपको यहाँ पे इस प्रकार से ड्रा करना है। The light ray at point O has entered from a rarer medium to a denser medium. यदि ये एयर है, एयर ही तो है, वहीं पर तो आपने ग्लास रखा है, और ये क्या है आपका? ग्लास। तो एयर को हम लोग कहेंगे इसके कंपैरिजन में रेयरर मीडियम, और इसको ग्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या हो गया? एयर, और डेंसर मीडियम क्या हो गया यहाँ पर? ग्लास। दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो लाइट कहाँ से कहाँ इंटर कर रहा है? एयर से कहाँ इंटर कर रहा है? ग्लास में। तो रेयरर मीडियम से कहाँ इंटर कर रहा है? डेंसर मीडियम में। लेकिन आप देखेंगे कि जब ग्लास से ये बाहर निकला फिर एयर में आया तो यह डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रहा है। दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसके बाद आप देखेंगे द लाइट हियर हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज ए बी एंड सी डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है ए बी और ये क्या है आपका? सी डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लास स्लैब को दिखाया गया है और यहाँ पर सब नाम को अच्छे प्रकार से लिखा गया है। तो ये है इंसिडेंट रे, और इसके बाद ये जो रे ग्लास स्लैब में इंटर करता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और उसके बाद ये जो रे वापस जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ एंगल ऑफ ये हो गया इंसिडेंस, आई को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आर दोनों बराबर हैं, और इसके बाद ये जो बाहर निकल रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है आई के बराबर होता है। और देखेंगे आप यदि इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये पैरेलल हो जाता है। इस प्रकार से देखेंगे यदि इस ग्लास स्लैब को ऐसे कर दिया जाए तो ये जो रे है इस प्रकार से ये देखेंगे ये क्या आपका इमर्जेंट रे है, और ये इसको इस प्रकार से यदि हम लोग आगे बढ़ाएं तो उसके क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इन फिगर 10.10 आप देख सकते हैं ईओ इज द इंसिडेंट रे। ईओ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। मैंने अभी आपको तुरंत बता दिया है। ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओ डैश क्या है आपका? रिफ्रैक्टेड रे है। एंड ओ डैश एच इज
इमर्जेंट रे, तो इंसिडेंट रे मैंने बता दिया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, इमर्जेंट रे हो गया, अच्छे से मैंने आपको बताया है अभी। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। यदि ये इंसिडेंट रे को इस प्रकार से आगे निकाल दिया जाए तो ये जो इमर्जेंट रे है उसको क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। ऐसा क्यों होगा, यहां से एक प्रश्न आता है, वाई इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहां इस प्रश्न का आंसर आपको दिया गया है, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइज एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस। ये जो देखते हैं आप अपोजिट पैरेलल फेसेस है, ए बी है और ये क्या है, सी डी, ये अपोजिट पैरेलल फेसेस है। एंड सी डी ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल होता है और अपोजिट होता है, यही कारण है। दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, यही कारण है कि ये जो लाइट रे है वह पैरेलल हो रहा है। फिर से मैं बता दूं, यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे है वह, इमर्जेंट रे ये वाला हो गया आपका, वह जो है सो इंसिडेंट रे के पैरेलल क्यों होगा, क्यों, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, जिस एक्सटेंट में रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है इसके अपोजिट पैरेलल फेसेस में, वह क्या है, इक्वल भी है और अपोजिट है। दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल और अपोजिट हैं। इसी कारण से दिस इज वाई द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो यही आपको आंसर यहां लिख देना है। इसका और भी बहुत अच्छा से आंसर लिखा हुआ आपको मिलेगा यदि आप अदर हेल्प बुक से लिखें तो। What happens when the light rays is incident normally to the interface of two media? Try and find out. तो ये आपको सर्च करना है। तो यदि लाइट रेज दो अलग अलग मीडियम के इंटरफेस पे नॉर्मली यदि ये इंसिडेंट होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये जिस रास्ते से आएगा मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आई का मान कुछ भी नहीं है, आर का मान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह बेंड नहीं करेगा, यह सीधे सीधे निकल जाएगा। तो अब मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया। नाउ यू आर फैमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द, लेकिन अभी आपने यह नहीं समझा कि आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है, क्यों एक मीडियम से लाइट यदि दूसरे मीडियम में जाता है तो वो जो है अपना पाथ को बदल लेता है, या फिर बोलेंगे कि उसमें बेंडिंग होता है, ऐसा क्यों, वाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो यह एक प्रश्न है आपका, इसका आंसर आप यहां देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो क्या होता है, इसका स्पीड चेंज हो जाता है, जिस कारण से ये बेंड करता है। एक्सपेरिमेंट शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ लॉ को फॉलो करता है, जिसे हम लोग को याद भी करना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्हीं प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।